तो प्रिय साथियों, मैंने पिछली कक्षा में अध्याय 2 समाप्त कर लिया था और अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3। तो शुरू करते हैं यहीं पे क्लास। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में साधारण अपराध जनरल एक्सपेंशन से है। तो इसमें बचाव, छूट, क्षमा योग्य अपराध है। सेक्शन 14, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। विधि की भूल क्षम्य नहीं है। फर्स्ट नंबर है विधि द्वारा आबद्ध बंधा होना अंडर द लॉ। एक सैनिक है, ए, बी सैन्य अधिकारी है। तो सैन्य के अधिकारी जब आदेश देता है सैनिक को कि भीड़ पर गोली चलाना है, तो क्या ए अपराधी माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपना काम कर रहा है, ड्यूटी पर है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो सेकेंड नंबर इसी पे है, तथ्य की भूल अपराध नहीं है। ए पुलिस अधिकारी है और बी न्यायालय मान लीजिए, और ये इधर गिरफ्तार हो गया है कोई। तो पुलिस अधिकारी बी को गिरफ्तार न करके सी को कर लिया है, तो ये भी एक अपराध नहीं है। पुलिस अधिकारी बी को गिरफ्तार न करके गलती से तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो वो भी क्षम्य भूल है। अब सेक्शन 15 में कहा गया है न्यायाधीश को छूट। न्यायाधीश कार्य करते हुए न्यायाधीश का अपराध नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश सद्भाव पूर्वक न्यायिक कार्य करता है। सेक्शन 16 में बताया गया है जल्लाद को बचाओ। न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति का अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 17 कहता है आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि सम्मत कार्य करने की शक्ति का प्रयोग। आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। सेक्शन 18 जो कि IPC 80 में था, विधिपूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना। विधिपूर्वक साधनों से सम्यक सतर्कता सावधानी से बिना आपराधिक अभय से आशय से दुर्भाग्य से घटना। सेक्शन 19 कहता है बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि पारित कर देना। तो उदाहरण के तौर पर समझिए, ए एक जलयान है जो 100 आदमी को लेकर जा रहा है। बी एक भी जलयान है जो 1000 आदमी को लेकर जा रहा है। अब इधर एक नौका भी है, सी। तो ए बी को टक्कर ना मारकर छोटी हानि करेगा जहाँ पे 2 लोग नौका में सवार हैं। तो इसे में ही कहा गया है बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि पारित कर देना। सेक्शन 20 जो कि 82 IPC में था, 7 साल के बालक का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। डॉली इन कैपेक्स अपराध करने में अक्षम। सेक्शन 21 कहता है 7 से 12 साल तक के बालक का कार्य। यदि 7 साल से 12 साल तक का बालक अपराध की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 22 में कहा गया है पागल व्यक्ति का कार्य। यदि वह कार्य किसी प्राकृतिक और परिणाम नहीं जानता है तो अपराधी नहीं माना जाएगा, लेकिन मेडिकल जरूर होगा। अब हम गाइस पढ़ेंगे आगे सेक्शन 24। तो इसमें कहा गया है मत्तता मतलब नशा, नशे की हालत में किया गया कार्य। नशे में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि आशय या ज्ञान नहीं है। सेक्शन 25 सहमत से किया गया कार्य। जैसे कोई कार्य सहमत से किया गया है और उसमें मृत्यु हो जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पे बॉक्सिंग गेम चल रहा है, मैच, और ए बी के बीच, और ए ने पंच जड़ दिया तो गंभीर चोट या मृत्यु हो गई, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 26 कहता है सद्भाव पूर्वक गुड फेथ फायदे के लिए किया गया कार्य। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य करता है और घटना घट जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। मृत्यु हो जाए या चोट लग जाए तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब सेक्शन 27 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से किया गया कार्य। पागल व्यक्ति का या 12 साल से कम आयु के बालक के लिए फायदे।
के लिए किए गए कार्य में दुर्घटना घट जाती है तो संरक्षक अपराधी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 28 कहता है सम्मत कॉन्सेंट सम्मत नहीं मानी जाएगी। भय के अधीन डरा धमकाकर सम्मत लेना भ्रम के अधीन। सेक्शन 29 बहुत इम्पोर्टेंट है ये, गर्भपात का निषेध। सेक्शन 30 कहता है सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य जहाँ व्यक्ति सम्मत देने में असमर्थ है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए एवं सद्भावपूर्वक कार्य किया गया है और गड़बड़ी हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 37 में आ गया होगा आप सभी को। अब इधर है सेक्शन 31, ये भी इम्पोर्टेंट है, सद्भावपूर्वक दी गई सूचना। तो एक डॉक्टर है ए और ये मरीज है बी। अब इसको रिपोर्ट देता है, डॉक्टर ने मरीज से कहा तुम अब बचोगे नहीं। इतना सुनकर मरीज को हार्ट आ गया और वह मर गया। तो इस तरह में डीआर अपराधी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 32, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा उसको मजबूर किया गया है। किसी को धमकाकर डरवाकर कोई कार्य कराया गया है तो वह अपराध माना जाएगा। अपवाद इसमें है, हत्या के मामले में छूट नहीं है, मृत्युदंड से दंडित राजद्रोह के मामले में छूट नहीं है। राज्य के विरुद्ध अपराध करते हैं तो इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 34 है, कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है। सेक्शन 35 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसके विरुद्ध है। 1 नंबर लिख लीजिए, अपने शरीर और अन्य के शरीर की रक्षा में, अपनी संपत्ति एवं अन्य की संपत्ति की रक्षा में, लूटना, चोरी, आग लगाना, ये आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। सेक्शन 37, इस कंडीशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन सी कंडीशन है? लोक सेवक के विरुद्ध यदि वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, उन मामलों में जब आप किसी लोक प्राधिकारी की सहायता ले सकते हैं। लोक सेवक के आदेश से किए गए कार्य के विरुद्ध, इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए, केवल उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। सेक्शन 36, विकृत चित्त व्यक्ति, पागल, बालक, नशेड़ी के खिलाफ वैसा ही आत्मरक्षा का अधिकार है जैसा सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता है। तो गाइस ये आपको समझ में आया क्या हो गया 36 नंबर भी। और अब हम चलेंगे 38 की तरफ। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब सामने वाले व्यक्ति को मार सकते हैं? मृत्यु की आशंका पर, घोर आहत गंभीर चोट पर, रेप जबरदस्ती फिजिकल के आशय से, प्रकृति विरुद्ध काम वासना की पूर्ति के लिए हमला, गुदा मैथुन जो भी करते हैं कराते हैं तो उस पर भी आप ले सकते हैं एक्शन। अपहरण, एब्डक्शन, ये जो अपहरण होता है इसको एब्डक्शन बोलते हैं और जो व्यापहरण है इसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। कभी कभी लोग किडनैपिंग बोल देते हैं, इससे अपहरण हो गया कहते किडनैपिंग हो गई, तो वो किडनैपिंग नहीं, उसको बोला जाएगा व्यापहरण। सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कंफाइनिंग के आशय से हमला, एसिड अटैक। सेक्शन 40 कहता है प्राइवेट डिफेंस की टाइम लिमिट क्या है, कब से कब तक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार और प्रारंभ और बने रहना। प्रारंभ है जब अपराध करने से प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका होती है। कब तक बना रहेगा? जब तक प्राणों पर संकट की आशंका बनी रहेगी। सेक्शन 41, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी को मार सकते हैं? लूट, रॉबरी, रात्रों गृह भेदन, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले, आग या विस्फोटक द्वारा मिसचीफ, किसी के घर तंबू या जलयान प्रयोग हो रहा है निवास करने के लिए अगर कोई विस्फोटक करता है या आग लगाता है। सेक्शन 43,
संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ एवं उसका बने रहना। प्रारंभ जब सम्मति पर खतरे की आशंका हो, मतलब जब किसी संपत्ति पर खतरे की आशंका प्रारंभ हो, कब तक बना रहेगा? ये जब तक खतरे की आशंका बनी रहेगी। तो गाइस 43 यहाँ पे समाप्त होता है और हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 4 दुष्प्रेरण। तो कैसे लगी आज की क्लास? सभी को नमस्कार। और एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, जब आप आलसी रहेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के कर्तव्य हैं। थैंक यू।